वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, या ऐसा समझ लो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं, या इसे भारतीय संविधान का हृदय क्यों कहा जाता है, तो उसका उत्तर क्या होगा। मैंने कल आपको बोला भी था कि आप कोशिश करेंगे कि इसका आंसर लिखें, और जितना लिख पाए उसके बाद इसका क्या सही उत्तर होगा, एक मॉडल आंसर क्या होगा, मैं वो आपको बताऊंगा। तो आप में से कुछ लोगों ने निश्चित ही प्रयास किया होगा, है ना। रट ली होगी प्रस्तावना की विशेषताएं। प्रस्तावना के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। कहीं किसी वर्ड में किसी जगह कोई अगर समस्या आती है कि नहीं पता, ये तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय क्यों कहते हैं, इसी को हम प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या होता है उस रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलो इस पे बात कर लेते हैं कि क्यों कहते हैं। प्रस्तावना की जो विशेषताएं थी वो सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर थी, इसे संविधान का दर्शन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, हटाया इसमें कुछ भी नहीं गया है। केशवानंद भारतीवाद के बाद इसको भी संविधान के मूलभूत ढांचे का अंश माना जाता है। इसमें मैंने कल चर्चा की थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में तो ये बता दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आगे चल कर के केशवानंद भारतीवाद में कहते हैं कि नहीं, वो हिस्सा है। और एक और केस हुआ था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। विशेषताएं जब आप लिखने बैठे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो कर दें ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा आप जो शब्द दिए गए हैं उनके मीनिंग बता सकते हो कि सोवरेनिटी या समाजवाद, या इसमें पंथ निरपेक्ष को रखा गया है, डेमोक्रेसी की बात की गई है, रिपब्लिक की बात की गई है। 3 प्रकार के इसमें न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है ना, ये सारी बातें। आत्मा क्यों है, हृदय क्यों है? तो इसको ऐसे समझते हैं कि संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, या विशेषज्ञों के अनुसार, है ना, इस प्रकार के शब्दों का थोड़ा प्रयोग करेंगे कि विशेषज्ञों के अनुसार प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। महत्वपूर्ण होगा तो लिख लो चाहो तो, कि प्रस्तावना में आम जन या नागरिक जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस जिन्हें हम कहते हैं, है ना, को सूक्ष्म रूप में शामिल किया गया है या सम्मिलित किया गया है। एक, इसलिए भी इसे क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। यानी जनता क्या चाहती है वास्तव में अपने देश की सरकार से, अपने देश में वो क्या मांगती है, क्योंकि नागरिक हैं हम, सिटीजन हैं, तो नागरिकों को कुछ तो राष्ट्र देगा। अब जब डेमोक्रेसी है, तो हमारी भावनाओं को, हमारी आकांक्षाओं को बड़े ही सूक्ष्म रूप से, चूंकि 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है। फिर अगली बात है कि इसे संविधान की आत्मा या क्यों कहा गया है, या इसका हृदय क्यों कहा गया है। तो प्रस्तावना बताती है कि आखिर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, 389 लोगों ने, वो चाहते क्या थे, किस सोच के साथ, है ना। संविधान निर्माताओं के विचारों से अवगत होने का सोर्स है या स्रोत है, अवगत होने का स्रोत है, क्योंकि वो क्यों बना रहे थे संविधान, ये सब स्पष्ट हो जाता है ना। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि जब कभी भी हमारे संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका अर्थ समझने में ये सहायता करती है।
या किसी संविधान के विभिन्न आर्टिकलों में कोई कॉन्ट्रैरी होता है, विरोध होता है, तब उसका वास्तव में क्या अर्थ होगा, वो हमें यहाँ दिखाई देता है। संविधान की व्याख्या या संविधान का निर्वचन, और क्लिष्ट हिंदी की बात करें, संविधान की व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर ही होती है। राइटिंग मेरा थोड़ा गड़बड़। 3 पॉइंट हो गए। नए पैटर्न में हमको कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। सिर्फ आंसर राइटिंग ही नहीं, इंटरव्यू में बैठते हो तब भी पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपके सामने होना चाहिए ना अच्छे तर्क, लॉजिक। ठीक। फिर अगला क्यों इसे कहते हैं कि देखो, प्रस्तावना में ये देखा जाता है कि किसी एक विचार या किसी एक दृष्टिकोण का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यानी इसमें आज के समय को ध्यान में रखते हुए, नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन विचारों को समावेश किया गया है। अलग-अलग देशों के अगर हम संविधान पढ़ते हैं, अलग-अलग देशों के संविधानों की प्रस्तावनाओं को देखते हैं, तो कहीं हमें पूंजीवादी विचार देखने को मिलता है, वो हावी है, या कहीं पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो विचार हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी मार्क्सवाद होगा, या जो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ या कीन्स, तो ऐसी सारी बातें आती हैं। तो यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है। प्रस्तावना किसी एक विशेष विचार, यहाँ इसको स्पष्ट करने के लिए लिख देंगे, यथा पूंजीवाद, साम्यवाद या मार्क्स आदि से प्रभावित नहीं है। जब किसी एक आइडियोलॉजी को आप अपनाते हैं, तो फिर भारत जैसे देश में वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ 4 बड़े पॉइंट आ गए, बस इतना लिखना था आपको। और इसी से क्या स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पता चला, महत्व पता चल जाता है, या इसको इसकी आत्मा क्यों कहते हैं, ये पता चल जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे, तो सिलेबस देखने पर हमें पता चलता है कि एमपीपीएससी में भाग 1 संविधान का, जिसमें आर्टिकल 1 टू 4, भाग दूसरा जिसमें सिटीजनशिप की प्रोविज़न है, वो उन्होंने सिलेबस में ऐड ऑन नहीं किए। लेकिन अगर हम करंट अफ़ेयर पे फ़ोकस करते हैं, तो करंट अफ़ेयर में जब हम देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि नागरिकता संबंधी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। राज्यों के निर्माण, पुनर्गठन संबंधी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि छोटे-छोटे टॉपिक हैं, क्यों उनको स्किप करना? फंडामेंटल राइट पर तो हम आ ही जाएँगे, तो मैं वो 2 टॉपिक भी आज कवर करा देता हूँ। यानी संविधान का जो पहला भाग है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के प्रोविज़न है, आसानी से समझाए जा सकते हैं, आसानी से समझे जा सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। है ना? तो इसमें बात की गई है कि भारत संघ, भारत है क्या यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से बोला जाता है। तो इसमें नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, या किसी राज्य को एडमिशन यानी प्रवेश कैसे मिलेगा, वो सारी बातें की जाती हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर थोड़ा हटके समझने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ़ ये नहीं कि आर्टिकल 1 का ये मीनिंग निकलता है, आर्टिकल 2 का ये मीनिंग निकलता है ना? तो हम यहाँ समझते हैं कि संघ, राज्य, क्षेत्र और नए राज्यों का निर्माण, ये हमारी एक हेडिंग हो गई। यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र और नए राज्यों का निर्माण। इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बीच में प्रोविज़न किए गए हैं। कुछ इसके संबंध में हम सामान्य जानकारी जुटाएँगे, जनरल इन्फॉर्मेशन, और कुछ इसके संबंध में हम आर्टिकल वाइज़ चीज़ें पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है ना? तो दूसरी तरफ हम ये आर्टिकल के संबंध में भी डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 1 टू 4। अब सामान्य जानकारी, आज़ादी से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में
रियासतें थीं, यानी महत्वपूर्ण एक एक्ट आता है अंग्रेज जिसे लेकर आए थे 1935 का एक्ट, है ना? बिफोर फ्रीडम। इस एक्ट में भारतीय संघ, यानी बोला गया था ना कि एक अखिल भारतीय संघ की हम स्थापना करेंगे, ये बात लिखी। तो ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत क्या किया जाना था, एक भारतीय संघ बनाया जाना था। ठीक। अब इसमें व्यवस्था क्या की गई थी कि ये जो ऑल इंडिया यूनियन बनेगा, वो कैसे बनना था, तो इसके लिए इन्होंने बोला था कि इसमें ब्रिटिश प्रांत जो हैं वो इंक्लूड रहेंगे, ब्रिटिश प्रोविंस उनसे मिलकर के बनेगा। उस समय 11 प्रांत, और दूसरी तरफ इसी में प्रोविज़न था क्या, कि देशी रियासतें जो हैं वो भी इसके अंतर्गत मिलाई जाएँगी, तभी ये बनेगा। देशी रियासतें। देशी रियासतें 565 565 के आसपास थी। अब ब्रिटिश प्रांत जो थे, उनका मिलना अनिवार्य था यहाँ पर, इन ये इसमें अखिल भारतीय संघ में कंपल्सरी है इनका मर्ज होना। ठीक। और ये देशी रियासतों के साथ इन्होंने 1935 के एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था कि ये इनका विलय जो है ये कंपल्सरी नहीं है। इनका विलय अनिवार्य नहीं है। क्यों? तो इनका विलय अनिवार्य क्यों नहीं था? ये मैं आज़ादी के पहले की बात करता हूँ, 1935 के एक्ट में ये प्रोविज़न किए गए थे, है ना? तो अब क्या हो गया कि आज़ादी जब मिली, ये पूर्व आज़ादी के पूर्व जब आज़ादी मिलती है, यानी 1947 आज़ादी के पश्चात क्या सिचुएशन बनेगी उस पर डिस्कस करेंगे। तो इनका विलय अनिवार्य नहीं था। रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो देशी रियासतें थीं, इनके बीच में अलग-अलग प्रकार के समझौते किए गए थे, विभिन्न प्रकार के समझौते, विभिन्न प्रकार की समझौते संधियाँ थीं। तो उस कारण से संघ में मिलने से उनको मना कर दिया गया। अब आगे क्या होता है, आगे के सीन पे बात करते हैं, यानी आज़ादी 1947 में हम आज़ाद हो गए, 47 में। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, वो तो मिल जाते हैं, है ना? लेकिन जो देशी रियासतें थीं, जिससे ब्रिटिश सरकार ने समझौता किया था, संधियाँ की थीं, उन संधियों को उन्होंने समाप्त कर दिया कि आज़ादी अब मिल गई है, अब हमारा देशी रियासतों के साथ जो समझौता आज़ादी के पहले का है, अब वो समझौता ख़त्म हो गया है। तो समझौता ख़त्म हो गया है, तो देशी रियासतों के सामने अब विकल्प क्या रह गए? 3 विकल्प आते हैं। रियासतों के पास ऑप्शन क्या थे? तो रियासतों के पास पहला ऑप्शन ये था कि वो भारत जो संघ बन रहा है, उसमें मिल जाएँ। कोई कंपल्सरी नहीं है, एक ऑप्शन है कि वो भारतीय संघ में मिलना चाहते हैं। दूसरा ये भी था कि चूँकि आज़ादी के बाद 2 राष्ट्र बन जाते हैं, भारत का विभाजन हो जाता है, एक पाकिस्तान बन जाता है, तो वे रियासतें जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं, वो पाकिस्तान में मिल जाएँ। ये भी उनके सामने एक ऑप्शन था। तीसरा एक और ऑप्शन दे दिया अंग्रेज़ों ने कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हो भाई। आप किसी के साथ मत जाओ, आप ना भारत के साथ जाओ, ना पाकिस्तान के साथ जाओ, आप अपना स्वतंत्र देश बना लो। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे। ये सिचुएशन कब बनी? जब 1947 में देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश शासकों की संधि समाप्त हो गई। अब वो फ्री हो गए, तो 3 चॉइस थी, भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो, या अपना स्वतंत्र आइडेंटिटी बने रहो। अब हम बात करते हैं कि भारत में विलय की बात करते हैं। तो भारत में 3 प्रमुख रियासतें जो थी, वो 1947 में नहीं मिलती हैं। इनके बारे में आप जानते हो। एक है हैदराबाद, इसने मना कर दिया। दूसरा था कश्मीर, और तीसरा था जूनागढ़। ये 3 नहीं मिलते हैं भारतीय संघ में। बाकी जो रियासतें थी, जैसे 565 रियासतें थी, तो
हम कृतज्ञ हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के कि उनके महान प्रयासों के कारण वो सारी की सारी रियासतें मिल जाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही लोह पुरुष नहीं कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल छड़ी और कैरेट लेके निकलते थे। छड़ी और कैरेट मतलब रियासतों के मालिकों से मिलते थे। वही समझाते थे, मान जाओ, सुविधाएँ दे देंगे कुछ, मिल जाओ भारतीय संघ में, और नहीं मानते हो तो फिर छड़ी यानी दंड मिलेगा, परिणाम दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन ये 3 जो थे, ये नहीं मिले। अब इन 3 की कहानी क्या है? 3 की कहानी ये है कि कश्मीर जो है, आगे चलकर कश्मीर, मैं डिटेल में अभी उतना नहीं जाऊँगा। 26 अक्टूबर को 26th ऑफ अक्टूबर 1947 को वहाँ के जो प्रमुख थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और फिर नेहरू जी के कारण कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, एक उनका अलग संविधान, ये सब बातें आती हैं। फिलहाल हम ये समझ लो। जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ गुजरात में। तो इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। बट फरवरी 1948 को ये भारत में मिला। जनमत संग्रह जैसी कुछ चीज हुई थी, है ना। और अब बचा ये कौन सा वाला, तीसरा वाला, हैदराबाद। हैदराबाद की सिचुएशन, तो हैदराबाद, इसमें पुलिस कार्रवाई हुई थी, यानी ऑपरेशन हुआ था। इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया जाता है। उस ऑपरेशन के द्वारा ये नवंबर 1948 को भारत में मिल जाता है। इसका जो नवाब था वो अपने कुत्ते और बेगमों के साथ भाग जाता है और ये भारत में विलय हो जाता है। ऑपरेशन जो था, यानी सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो कहते हैं। तो 3 जो देशीय रियासतें थी जो नहीं मिली थी, वो ऐसे करके मिलती हैं, है ना। तो अंग्रेज कम तो थे नहीं, अंग्रेज बहुत बड़े बदमाश थे। ठीक। अब मैटर खत्म हो गया, भारत संघ बन जाता है। ब्रिटिश प्रांत जो भारत के अंतर्गत थे वो आ गए। देसी रियासतों को जो विकल्प मिला था, जो स्वतंत्र रहे थे, उनको ऐसे करके मिला लिया गया। नेक्स्ट, अब प्रश्न उठता है कि राज्य जो थे हमारे देश में, यानी रियासतें मिल गई, इनका एक प्रकार से फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाना था। यानी इनको क्या करना था, इनका पुनर्गठन किया जाना था। तो राज्यों का पुनर्गठन, इस पर चर्चा होगी। चर्चा हुई, विस्तृत प्रश्न आए सामने कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, तो आधार क्या होगा, किस बेस पर हम इनको पुनर्गठित करें। तो यहाँ एक तरफ नाम दिया कि भाषा के आधार पर कर सकते हैं, दूसरी तरफ कहा कि नहीं, विकास के आधार पर करना चाहिए। अगर आप पुनर्गठित कर ही रहे हो किसी राज्य को, तो डेवलपमेंट मुख्य पैमाना होना चाहिए, भाषा को मुख्य पैमाना नहीं माना चाहिए। तो बड़ा ये विवादित रहा, डिस्प्यूटेड रहा। अ, इस डिस्प्यूटेड मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए कई सारी समितियां बनाई जाती समय समय पर। कुछ समितियों की जानकारी होना चाहिए। जैसे एक जो है वो है एस दर आयोग भी बोल देते हैं इसको, समिति भी बोलते हैं, ये बनाई गई। ये समिति या ये आयोग ये कहता है कि भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार्य नहीं होगा। ये तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े करवाएगा। मुख्य आधार इसमें डेवलपमेंट होना। लेकिन इनकी बात को उतना महत्व नहीं दिया। आगे चलकर क्या होता है, तो आगे चलकर के कमेटी बनाई गई, JVP, समिति या कमेटी। अब ये JVP क्या है भाई, तो JVP, जे है मिस्टर जवाहर से संबंधित, वी यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, और पी जो है वो पट्टाभी सीतारमैया। ये वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनते हैं। इन्होंने किताब लिखी है, कांग्रेस का इतिहास।
है ना? कांग्रेस के इतिहास से। तो ये जो कमेटी बनी जेबीवीपी कमेटी, इन्होंने भी क्या कर दिया कि भाषा वाला जो आधार होना चाहिए उसको इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट 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 इंसिडेंट क्या हुआ? पोट्टू श्री रामलू, पोट्टू नाम है या इनका पोट्टी नाम है? श्री रामालू या श्री रामलू बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, भाषा भाषाई राज्य की मांग को लेकर के अनशन करने लगे, आमरण अनशन शुरू कर देते। ठीक है, दक्षिण भारत। और अनशन करते हुए इनकी हो जाती है मौत, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हुई तो क्या होगा? लोग उग्र हो गए, आक्रोशित हो गए। तो आक्रोशित होने की वजह से दबाव में आकर के 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को इनकी मांग थी भाषा के आधार पर, तो तेलुगु भाषाई राज्य की मांग को ध्यान में रखते हुए एक नया राज्य बना दिया गया, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा भाषाई, ये देश का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया। अब एक राज्य बना दिया है भाषा के आधार पर दबाव में आकर के, तब नेक्स्ट आगे चल के क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें चेयरमैन थे फजल अली, और 2 मेंबर इसमें जो थे उनके नाम भी पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। एक हैं के.एम. पणिक्कर, दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू। 3 सदस्यीय आयोग गठित होता है। आयोग जगह-जगह घूमता है, लोगों से मिलता है, उनके प्रतिवेदन लेता है और अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देता है 1956। इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 14 राज्य बनाए गए और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 6, ये उस समय की बात है, तात्कालिक समय 56 में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ओके, तो राज्यों के पुनर्गठन, फिर आगे चल कर के समय समय पर नए राज्य, नए केंद्र शासित प्रदेश, वो निर्माण चलता रहता है। तो ये वो चर्चा थी, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी मैंने जो आपको बोला था कि सामान्य जानकारी, सामान्य तथ्य वो यहाँ समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे किस पे? आर्टिकल के हिसाब से। ठीक, तो आर्टिकल एक एक करके उनको देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है, अनुच्छेद, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यहाँ हमारे संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में भारत के सिर्फ 2 नामों का वर्णन किया गया है, एक इंडिया या दूसरा नाम रखा गया है भारत। फिर यहाँ लिखा गया है कि ये क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि ये राज्यों का संघ होगा। हर आर्टिकल अपने आप में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन रखता है, यानी एक्सप्लेनेशन रखता है इसका अर्थ हो ही गया कि वो उससे कोई प्रश्न बन सकता है। तो ये जो संघ है जिसके लिए वास्तव में शब्द उपयोग में लाते हैं क्या? फेडरेशन। हमारे संविधान में भारत के लिए फेडरेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, उसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, देखो फेडरेशन का मतलब क्या हो जाता है? फेडरेशन का मतलब यहाँ स्पष्ट है, समझ लो कि राज्य या जो अन्य इकाइयाँ रहती हैं और दूसरी तरफ होता है केंद्र, इन दोनों के बीच में संधियाँ होती हैं, कोई समझौता हुआ होगा, उस समझौते के तहत वो आपस में मिले हैं, उसको फेडरल बोलते हैं। फेडरल वर्ड बताया था ना, अमेरिका फेडरल है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, संधियों के द्वारा ये राज्य आपस में नहीं मिले हुए। ठीक है,
तो कैसे मिले? राज्यों ने, जैसे अभी कश्मीर ने क्या किया था कि भारतीय संघ में मिलने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र, मर्जिंग, ये कोई संधि नहीं है। ऐसे समझ लो पानी में चीनी घोल दी, डिज़ॉल्व हो गई, अब उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना? तो हम इसलिए फेडरल वर्ड का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, ठीक। अब इसी में कि भारत राज्यों का संघ है, अब भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो वो जो है जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें इन सब चीज़ों की नाम लिखे हुए हैं। ठीक, तो आर्टिकल 1 में 3 प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं। एक इसमें स्टेट आ जाएगा, राज्य आ जाएंगे। दूसरा इसके अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, यानी कि संघ शासित क्षेत्र जिसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो आ जाएंगे। और तीसरा इसके अंतर्गत वो भी आ जाते हैं, दो तो आपको मालूम है, तीसरा कौन सा आता है? तो वो जिसे भारत ने अर्जित किया हुआ। अर्जित का मतलब है किसी को, किसी क्षेत्र को विजय के द्वारा प्राप्त किया, युद्ध के द्वारा प्राप्त किया हुआ। ठीक है? या मतलब किसी दूसरे देश ने वो हिस्सा अपने मिला दिया गया हो, भारत में मिल गया हो, जैसे सिक्किम वाला जो स्टेटस आता है ना। तो यहाँ आर्टिकल 1 में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। तो दो नाम यहाँ पर हो गए भारत के। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, ये जरूर रट लेना, कौन कौन से हैं जरूर रट लेना, है ना? दूसरा है आर्टिकल अनुच्छेद, वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर सेकंड। आर्टिकल नंबर सेकंड कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी संसद को अधिकार मिला हुआ है कि वह विधान बना करके, कानून बना करके नए राज्य की, नए राज्य का निर्माण या नए राज्य की स्थापना कर सकती है। यानी राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं मिला है, पहली बात तो ये आती है, संसद ये काम कर सकती है। ठीक है? लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, संसद नए राज्य को प्रवेश दे सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल तीसरा है कि पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट बाय मर्जिंग टू और मोर स्टेट टुगेदर। नए राज्यों का निर्माण हो गया। अब क्या होता है देखो, कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान में कोई राज्य है उसका जो क्षेत्र है, तो वहां पर इससे संबंधित कुछ डिटेल प्रोविजन आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला आता है कि ऐसे समझ लो कि नाम बदलना है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो ये सारे के सारे काम कौन करेगा? संसद करेगी, है ना? लेकिन ये जो चीज़ें आती हैं इसको ऐसे नहीं माना जाएगा कि ये कोई संविधान संशोधन जैसी चीज़ आ रही है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि नए राज्यों का निर्माण, लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा, से संबंधित कोई विधान, विधान यानी कि कानून, सामान्य विधि द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। इसका अर्थ बताऊंगा। यानी कोई नया राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हुआ, तो इसके लिए संसद विधान बनाएगी। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि किसी कार्यपालिक आदेश के द्वारा ये नहीं हो सकता कि कोई मंत्री आदेश दे दे, सीएम दे दे, डीएम दे दे, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके आदेश के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता है, संसद के द्वारा ही होगा।
और इसे संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। इसलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ना? तो यानी ये हो गई कौन-सी बात कि संसदीय विधान के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यानी संसद के दोनों हाउस से पारित करना पड़ेगा, दोनों सदन से पारित कराओ, तब जाकर के राज्य का गठन होगा। किसी कार्यपालिक आदेश, मंत्रिपरिषद के आदेश से ऐसा नहीं होगा। अब इसमें भी कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी आदेश जो है, यानी नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, तो ऐसा कोई भी आदेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, है ना? 2 कंडीशन इसमें लगती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद ये काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा अनुमति देने से पहले। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ बनना था तो संसद ने ये काम किया, तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधेयक को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजेगा। यानी मध्य प्रदेश की विधानमंडल की राय जानने के लिए ये बिल उसके पास आएगा। अब मध्य प्रदेश का विधानमंडल चाहे उसके फेवर में या उसके अपोज, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है ना? यानी राष्ट्रपति राज्य के विचारों को जानना चाहता है। बस, विचार चाहे उसके फेवर में हो या उसके विरोध में हो, इससे उसकी प्रक्रिया पर कोई अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है? अब इसके लिए जैसे राष्ट्रपति ने भेज दिया कि हम आपके राज्य से ये बनाना चाहते हैं और राज्य उस पर विचार नहीं दे रहा है, सालों-साल इंतज़ार नहीं कराएगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित होती है। उस समय सीमा के अंदर आपको बताना होता है और वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो समय सीमा कितनी निर्धारित करे, थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकता है। उस समय सीमा के बाउंड होने के बाद वो अपने हिसाब से मान लेता है। राज्य जो भी मत देगा उसे स्वीकार करना या ना करना संसद का अपना अधिकार। क्या लिख सकते हैं कि राज्य के द्वारा दिया गया मत संसद पर बाध्यकारी नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। ठीक, स्पष्ट है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? राज्य, है ना? किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, तो संसद करेगी और संबंधित राज्य की राय जानने के लिए राष्ट्रपति उसको भेजेगा। संसद करने से पहले राष्ट्रपति से पूछेगी। अब यही काम यदि केंद्र शासित प्रदेश के लिए करना हो, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए करना हो, उसका नाम बदलना हो, तो क्या वहाँ पर भी विधेयक भेजा जाएगा? नहीं, वहाँ नहीं भेजा जाता है। तो इसमें किसी प्रकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। कारण है क्योंकि वो संघ शासित है, तो संसद के द्वारा ही शासित है, इसलिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? राज्य स्वयं अपने जैसे हमने देखा कि राजनीतिक रूप से कई राज्य चुनावों से पहले घोषणा कर देते हैं। यूपी में मायावती सीएम थी तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम बुंदेलखंड राज्य अलग बना देंगे, पूर्वांचल अलग बना देंगे। तो वो सिर्फ़ घोषणाएँ राजनीतिक होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? स्पष्ट है? बस, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए और राष्ट्रपति उसको वहाँ भेज देगा। तो आर्टिकल 3 में ये सारी बातें हैं। आगे चल कर के शुरुआत में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन धीरे-धीरे आज अगर हम देखते हैं राज्य बढ़ते जाते हैं। जैसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया। पहले उत्तरांचल बोलते थे, अब उत्तराखंड बोलते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना दिया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके अब आंध्र प्रदेश ये रह गया है और तेलंगाना जो है ये बना दी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? या आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है तो तेलंगाना की क्या है? ये सब छोटी-छोटी बातें ना एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आर्टिकल
1 से लेकर 3 तक तो हम समझ गए, लेकिन आर्टिकल नंबर 4 जो है वो भी समझ लो। तो आर्टिकल नंबर 4 है वो ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो हम पहले देख रहे थे ना, इन आर्टिकल 2 यानी नए राज्य को प्रवेश देना या नए राज्य की स्थापना करना, 3 में था 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक स्टेट बनाना, नाम, क्षेत्रफल, इनके लिए अधिकृत कौन है? संसद है। तो संसद में जो विधि यानी कि जो विधेयक लाया जाएगा, वो क्या हो जाता है? इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, स्पष्ट किया गया है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया जाता है। लेकिन लेकिन नोट लगाओ, लेकिन मान लो भारत ने किसी विदेशी क्षेत्र को जीत लिया और अब उसे भारतीय क्षेत्र में मिलाना है। तब क्या होगा? तब संविधान में संशोधन करना। अगर किसी विदेशी क्षेत्र को जीत करके भारत में मिलाया जाता है, तो संविधान संशोधन करना पड़े। ठीक है? तो पहला भाग जो था, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के प्रोविज़न है, स्पष्ट हो जाते हैं। किया क्या गया था? तो किया वही किया गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाते रहे। अगर हम शुरुआती चरणों की बात करें, ऐतिहासिक रूप से देखें, तब भी हमें देखने को मिलता है कि पहले इकाइयाँ बनाई जाती थी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। वो सबसे अच्छा तरीका भी होता है, मगर कभी-कभी दबाव में आकर के प्रशासनिक दक्षता को किनारे करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? लोगों की आकांक्षाओं या दबाव समूह के लिए भी काम करना पड़ता है ना? अब राज्यों के पुनर्गठन को लेकर वैसे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आना चाहिए, आ सकता है, तो उस पे फिर कभी बात करेंगे। तो अब एक टॉपिक बच जाता है, कौन-सा वाला? सिटीज़नशिप वाला। तो सिटीज़नशिप वाला जो टॉपिक है, मैं इसको सोच रहा हूँ कि आज की जगह कल करा दूँ। है तो छोटा ही, ये जो आर्टिकल है सिंगल सिटीज़नशिप, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आज जल्दी बंद कर देता हूँ।